यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देश की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं और इसे बोलचाल की भाषा में सिविल सर्विसेज एग्जाम भी कहते हैं। यूपीएससी हर साल परीक्षा कराता है जिसमें लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। यूपीएससी एक आयोग है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंडर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस समेत 24 तरह के अन्य सर्विसेज होते हैं जिनके लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। वैसे तो कुल 24 सर्विसेज हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न इन 4 सर्विसेज को लेकर के होती है, जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस है। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी डिफरेंसेस के बारे में आसान भाषा में, तो वीडियो को इन तक देखें और समझने का प्रयास करें। वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। यूपीएससी के अंडर 2 कैटेगरी होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जिसमें आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज हैं। इनमें जो लोग चुने जाते हैं उन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का कैडर दिया जाता है। सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज होती है। ग्रुप ए सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विस आईआरटीएस और आईआरपीएस और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस आईआईएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस यानी कि इनकम टैक्स वाली पोस्ट और इंडियन सिविल अकाउंटेंट सर्विस जैसा पोस्ट होता है। और ग्रुप बी में दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल और पुलिस सर्विस, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस, पौंडीचेरी सिविल सर्विस जैसी सर्विस आती है। दोस्तों, यूपीएससी के अटेम्प्ट काउंट कैसे होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसको आप आई बटन में देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। पहले जानते हैं आईएएस के बारे में। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक उच्च रैंकिंग सिविल सेवा की नौकरी है जो उच्च रैंक के योग्य उम्मीदवारों को मिलती है और उन उम्मीदवारों के शुरुआत में सब डिवीजन के स्तर पर उन्हें सबसे बड़ा अधिकारी बनाया जाता है। इसके बाद उन्हें जिलाधिकारी का पद दिया जाता है। जिलाधिकारी को कलेक्टर और कुछ राज्यों में उपायुक्त भी कहते हैं और इनकी जिम्मेदारियां में एक क्षेत्र, जिले, विभाग का प्रशासन शामिल होता है। एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जाता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी का ही होता है जो कि आईएएस ऑफिसर होता है। यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। अब जानते हैं आईपीएस के बारे में। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, जो कि आईएएस रैंक के बाद योग्य उम्मीदवारों को मिलती है। इनकी जिम्मेदारियां में समाज में व्यवस्था बनाए रखना होता है। आईपीएस उम्मीदवार भारतीय पुलिस सेवा का अति महत्वपूर्ण अंग होता है। आईपीएस अधिकारी का पद अपने आप में ही एक पद है जो कि राज्य पुलिस और सभी भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों का बल प्रदान करता है। प्रत्येक जिले में एक आईपीएस अधिकारी का अधिकारियों के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी और पुलिस उपयुक्त डीएसपी का प्रमुख होता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। दोस्तों, हमने आईएएस और आईपीएस में क्या डिफरेंसेस है उसकी डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब जानते हैं आईएफएस के बारे में। आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस हमारे देश के विदेश मंत्रालय के कामों को संभालने के लिए एक विभाग बनाया गया है जिसे हम लोग भारतीय विदेश सेवा के नाम से जानते हैं और इस विभाग के काम कर रहे लोगों को आईएफएस ऑफिसर कहते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस केंद्र सरकार के तहत आती है और इसके नियुक्ति में पूरी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की ही होती है। इसमें काम कर रहे लोगों को हमारे देश के विदेश के मामला तथा विदेश में व्यापार और विदेश से लेन देन की जो भी प्रक्रिया होती हैं वो सभी इंडियन फॉरेन सर्विस के ही अंडर आती है। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर की सम्मान आईपीएस ऑफिसर की तरह ही मिलता है और इनका काम भी आईपीएस दर्जा का ही होता है। अब जानते हैं आईआरएस के बारे में। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बाद आईआरएस अधिकारी सिविल सेवा का चौथा सबसे सम्मानित पोस्ट होता है। आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस केंद्रीय सिविल सेवा है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राज्य 100 विभाग के अंतर्गत कार्य करती है
और विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह और प्रबंध से संबंधित है। IRS अधिकारी सरकार के करों को माध्यम से राज्य के सुनिश्चित संग्रह पर जांच करने के लिए जिम्मेदार होती है। इस पद पर अधिकारी के रूप में प्रशासन और नीति निर्माण, प्रत्यक्ष कर, आय, कॉर्पोरेट धन और अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क और करों की पूरी जानकारी रखनी होती है। यह केंद्रीय प्रत्यक्ष और बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। IRS यह पद है C&CE और IRS IT से मिलकर बना हुआ है। IRS अधिकारी का प्रमुख रूप में अप्रत्यक्ष आय, कॉर्पोरेट धन, FBT आदि के संग्रह और प्रशासन और नीति निर्माण के संबंधित कार्य करने होते हैं। इस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति भारत का कर प्रशासन कहा जाता है, जो प्रमुख रूप से केंद्रीय प्रत्यक्ष को बोर्ड CBDT या फिर वित्त मंत्रालय के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC के अधीन होता है। इस पद पर व्यक्ति को सम्मान के साथ साथ अच्छी सैलरी भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, IRS कैसे बने, IFS और IPS कैसे बने, इन सब की डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। IAS, IPS, IFS और IRS इनकी सैलरी क्या है, मतलब क्या डिफर करती है। तो स्टार्टिंग में सभी पोस्ट की सैलरी लगभग सेम होती है। 7th पे कमीशन के हिसाब से बेसिक सैलरी 56,100 रुपये पर मंथ होती है और मिनिमम ग्रॉस सैलरी जो है 78,100 रुपये पर मंथ होता है। अब जानते हैं ट्रेनिंग के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय नेशनल एकेडमी यानी कि लवासना, मसूरी, उत्तराखंड वह संस्थान जहां की सभी नए ट्रेनी सबसे पहले जाते हैं। यहाँ सेवा की परवाह किए बिना, यानी चाहे अधिकारी को IAS, IFS, IFOS, IPS, IRS आदि में शामिल किया जाता है। प्रारंभिक ट्रेनिंग जिसे फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है, जो 4 महीने तक चलता है। यहाँ सभी ट्रेनिंग में इक्वालिटी की भावना को पैदा करने के लिए ये किया जाता है। इस प्रारंभिक ट्रेनिंग यानी कि इनिशियल ट्रेनिंग की अवधि के बाद कैंडिडेट अपनी सेवा के आधार पर अपने संबंधित ट्रेनिंग संस्थानों पर चले जाते हैं। IAS ट्रेनी अपने ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए लवासना में ही रहते हैं, जो लगभग 2 वर्ष तक चलता है। इस अवधि में उनके भारत दर्शन और नई दिल्ली ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट स्टडीज के साथ कार्यकाल शामिल है। IPS ट्रेनी हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में जाते हैं और वहां से अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। IFS ट्रेनी को 1 साल के लिए दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान में स्थानांतरित कर दिया जाता है। IRS ट्रेनी अधिकारी या तो नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर या नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नैर्कोटिक्स फरीदाबाद में जाते हैं, जिस ब्रांच में उन्हें जाने के लिए एलोकेट किया जाता है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि UPSC एग्जाम कैसे होती है और कैडर एलोकेशन कैसे डिसाइड होता है, यानी कि किन किन रैंकों वालों को कौन कौन सा पोस्ट मिलता है। अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है अगर कंपेयर करें तो, लेकिन ये चीज़ें कंपेयर करने की नहीं है। अगर हम कहें कि IAS ज़्यादा पावरफुल है या फिर IPS ज़्यादा पावरफुल है या फिर IFS ज़्यादा पावरफुल है, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगा, क्योंकि सभी के डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, सभी अपने आप में ही रेपुटेटिव एक जॉब है। अगर हम बात करें अपने हाथ की, तो हाथ में हमारे 5 उंगलियां हैं। जैसे 5 उंगलियां हैं वैसे ये 5 ये जो पोस्ट हमने बताया है, ये 5 ऐसे पोस्ट हैं। अगर ये हम पाँचों को मिला देते हैं तो एक मुट्ठी बनता है और एक यूनिटी बन के ही हम पूरे देश को रेगुलेट करते हैं और चलाते हैं। तो ऐसा कहना गलत होगा कि कोई पोस्ट ज़्यादा पावरफुल है या फिर नहीं है। तो ये थी ये वीडियो। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके मन में जो भी डाउट हो वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमसे सोशल साइट पे भी जुड़ के वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम से जुड़ के यहाँ पे आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।